हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस छोटे बट इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, उनका साइट ऑफ एक्शन के साथ सीधा संबंध क्या क्या होता है। यानी कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग के कई अलग अलग क्लासिफिकेशन है। उन क्लासिफिकेशन में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको यूज करते हुए उनके साइट ऑफ एक्शन को साथ में मर्ज करके रखा है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो आपके कई सारे एग्जाम में ये आपके काम आएगा। सेमेस्टर एग्जाम में अगर आप हैं तो फार्माकोलॉजी थी, कीमोथेरेपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इसमें सवाल पूछा गया है। उसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से एक आध क्वेश्चन आपके लिए जरूर पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग को उनके मैकेनिज्म के हिसाब से एक सिंपली डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को एक एनिमेशन की सहायता से देखेंगे, समझेंगे, फिर डिस्कस करेंगे एनोटेशन के साथ में। सबसे पहले हम इसको फुल स्क्रीन मोड पे लेके आते हैं और इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। एक एक पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के सेल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपके एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, मैं एंटीबायोटिक्स बोल रहा हूं, इसका मतलब एंटीबैक्टीरियल से समझ के चलिएगा। एंटीबायोटिक्स यानी कि एंटीबैक्टीरियल ऐसे एजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खत्म करने या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इनका दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करते हैं। वेरस जो दूसरा आपका क्लासिफिकेशन होगा वो होगा आपका बैक्टीरिसाइडल, या फिर इसको साइडल भी बोल सकते हैं। ये ऐसे ड्रग होते हैं जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी बैक्टीरियल ड्रग की, तो यहाँ पे ये उसी के सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, सबसे जरूरी चीजों में से एक, कि आखिर बैक्टीरिया ऐसा क्या क्या करता है अपने सर्वाइवल के लिए जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन और उसका जो बेसिक लाइफ साइकिल है वो स्मूथली रन करता है। तो याद रखिएगा, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त आपका भी दुश्मन होता है। ये वाला प्रिंसिपल आपको यहाँ पे एटलीस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जो चीजें बैक्टीरिया की ग्रोथ में सपोर्ट कर रही हैं वो आपके दुश्मन से, जिन जिन चीजों को अफेक्ट करके आप बैक्टीरिया के किसी न किसी काम को रोक दोगे जिससे बैक्टीरिया को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो आपका दोस्त है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से एजेंट हैं जो बैक्टीरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए पता लगाते हैं कि बैक्टीरिया के दोस्त कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं ये बैक्टीरिया का मेन स्ट्रक्चर है, एक रफ स्ट्रक्चर है। इसमें जो सबसे बाहर का लेयर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये उसका सेल वॉल है। सेल वॉल मतलब क्या होता है, ये कैसे बैक्टीरिया की मदद कर रहा है। सेल वॉल कहने का मतलब होता है सेल की दीवार, यानी कि जिस कमरे में बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर किसी कमरे में बैठे हैं तो वो जो दीवार है वो आपके उस घर रूपी सेल का वॉल है, वो आपको बचा रहा है। अगर अचानक, चूंकि मानसून के समय में वीडियो बन रहा है, अगर अचानक बहुत तेज आंधी तूफान करता है तो आपको कुछ नहीं होगा। आपके घर में रखे गए कपड़े, पेपर कुछ नहीं उड़ेंगे। अगर बारिश होती है तो आप नहीं भीगोगे। धूप होगा तो डायरेक्ट सनलाइट आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिन जिन चीजों के बारे में मैंने बात किया, चाहे धूप, चाहे पानी, चाहे हवा उनके और आपके बीच में ये दीवार आ जा रहा है। तो ये दीवार क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब एक मिनट इमेजिन करिए कि ये चुटकी बजाते ही ये दीवार, ये छत सब गायब हो जाए। मान के चलो कि आप छत में आ गए हो, सीधा छत में तो गए नहीं, बट समझ लो दीवार गायब तो छत पे ही आ गए आप सीधा सीधा। अब ऐसे केस में धूप आ जाए, पानी गिर जाए, हवा चले, अब क्या होगा? क्या आप अभी भी बचे रहोगे? आपका आंसर होगा नहीं। तो आपको बचाया किसने? दीवार ने। तो ये दीवार जब आपको बचा रही है तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बैक्टीरिया को तो बचा ही रहा होगा। ये बैक्टीरिया का दोस्त नंबर 1 है। उसके बाद जो अंदर की लाइनिंग आप देख रहे हैं ये हमारे बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल की झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेलेक्टिव परमिबिलिटी को गवर्न करती है। व्हाट डस इट मीन? सेलेक्टिव परमिबिलिटी कहने का मतलब है कि भाई जो चीज बैक्टीरिया के लिए अच्छा है, बैक्टीरिया के लिए आवश्यक है, उसको आने देगा। जो उसको जाने देने के लिए फायदा हो सकता है उसको जाने देगा, ऐसे ही किसी को आने जाने नहीं दे देगा। तो सेलेक्टिव परमिबिलिटी मतलब जो उसके लिए सही है वो उसको आने देता है, जो उसके लिए सही नहीं है उसको जाने देता है। इसी से वो अपने आप को बचा के चलता है। एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है और काफी अच्छा खासा खर्चा करके आपने अरेंजमेंट किया है, आपने उनको बुलाया जिनको आप चाहते हो कि वो आए और उन्हीं को आपने इनविटेशन दिया। कई ऐसे लोग होंगे जिनको आप नहीं चाहते हो कि वो आए, क्या आप उनको इनविटेशन दोगे? नहीं दोगे। लेकिन अगर नहीं देने के बावजूद भी वो अगर आना चाहें, वो असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले एजेंट भी हो सकते हैं, तो आप उनको देखोगे कि ये काम के व्यक्ति हैं कि नहीं, ये अच्छे नागरिक हैं कि नहीं, जिनको मैंने बुलाया है कि नहीं। उनको देख करके, चूंकि आप पहचानते हो, रिलेशनशिप में आते हैं, इसलिए उनको पहचान के अंदर आने दोगे जो आपके काम के हैं, जो आपके फैमिली मेंबर हैं जिनको आपने बुलाया।
बाकी लोगों को तो आप मना कर दोगे कि नहीं, नहीं, आप यहाँ पे एंट्री नहीं आ सकते, आप कौन, किसका क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे आप सिलेक्टिव परमिएबिलिटी कर रहे हो, उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में अपने मेहमान के या फिर अपने जो मेहमान नहीं है, उनके रिस्पेक्ट में अंदर आने देने या नहीं आने देने। सेम यही चीज़ सेल्स के रिस्पेक्ट में सेल मेम्ब्रेन कर रहा है और ये सेल बैक्टीरिया का है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरफ देखिएगा, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? इसी से वो अपने गुणों को आगे आने वाले जनरेशन में ट्रांसफर करता है। एक बीज आम का मैं अगर उगाता हूं तो अगले कई सालों बाद वहां से केले का पेड़ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आम का पौधा है। अब उस बीज को कैसे पता कि मैं आम हूं, मुझे आम ही पैदा करना है? भाई उसके जेनेटिक सीक्वेंस में पता है। वो कभी भी जब तक वैज्ञानिक लोग हेर फेर ना कर दें, वो उससे कुछ और नहीं बन सकता। मतलब उसके पूरे कैरेक्टर उसके जेनेटिक मटेरियल में छिपे पड़े हैं और यही आपके बैक्टीरिया का कैरेक्टिक मटेरियल जेनेटिक में है। अगर ये किसी एक टाइप एक्स नाम का बैक्टीरिया है तो इसका जो जनरेशन आगे बनेगा वो एक्स टाइप का ही बैक्टीरिया रहेगा। ऐसा कोई दूसरा अपने आप नया बैक्टीरिया बन नहीं जाएगा। तो ये हमारा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरेंट डीएनए। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल जिसके मैं बात कर रहा हूँ सेल के बारे में, वो तो मेरे लिए पहला सेल है, यही पैरेंट है ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो ये हमारा पैरेंट डीएनए है। ये पैरेंट डीएनए आगे क्या करता है? अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लिकेशन करता है। तो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल आगे जाकर के अपने लिए नए जेनेटिक मटेरियल को डेवलप करेगा जो कि उसके जनरेशन को आगे लेके जाएंगे और ये उनके मल्टीप्लाइड डीएनए होंगे। मतलब ये अब मल्टीप्लाई हो चुके हैं वो डीएनए होंगे और इस प्रोसेस के पूरे होने को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन मतलब समझ में आ गया आपको, एक जनरेशन से अगले जनरेशन में क्रिएट करना। मल्टीप्लिकेशन भी काइंड ऑफ बोल सकते हो और ये पूरे स्टेप अलग अलग चरणों में होते हैं जिनमें पहला आपका होता है ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूं तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई भी सेल अपने आगे वाले जनरेशन को क्रिएट करने के लिए एक कोड को यूज करते हुए कुछ स्पेसिफिक मैसेज तैयार करता है। ये कोड सबके लिए अवेलेबल नहीं होता, कोई उसको रीड नहीं कर पाता। वो एक स्पेसिफिक कोड है, कोडोन है, सेट ऑफ कोड्स है। जैसे कि अगर मैं आपको एक मान लेते हैं कि हमने डिसाइड किया हुआ है कि ए से जेड तक को हम ए से जेड तक नहीं करेंगे। आपकी जो मर्जी आए वो नंबर डाल दो, कोई रूल फॉलो नहीं करता। ए को मैं 3 कहूंगा, बी को मैं 6 कहूंगा, मेरा मन। ऐसा आपने किसी को भी किसी भी कोड को दे दिया। अब आप मेरा नाम लिखना चाहते हैं या सॉल्यूशन फॉर्म से लिखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? ए को जो नंबर दिया था वो उसी हिसाब से, सॉल्यूशन फॉर्म सी में एस को जो नंबर दिया था वो नंबर से। मतलब आपका अल्फाबेट चेंज होकर के उसकी जगह जो भी आपने रैंडमली डिजिट बनाए थे, फिगर बनाए थे, वो आप यूज करोगे तो वो आपके लिए कोड हो गया। वो आप जानते हो और मैं जानता हूं। अगर इस बीच कोई तीसरा पर्सन दिखेगा तो समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो कोड लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है और आपके पास मेरे पास उसका डी कोड है कि मैंने ए को 3 नंबर दिया, बी को 6 नंबर दिया, जो भी बनाए होंगे वो आपके पास है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोड बना के रखते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको पता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंगली ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। ये आपके ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आपके एमआरएनए बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए इसको लेके जाएगा। फिर आरएनए के बाद अगला जो हमारा मेन चीज होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस का होगा। उसके लिए क्या जरूरत होता है? ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट करना कि भाई अगर मुझे कोई एक लैंग्वेज नहीं आती, मुझे मान लो उड़िया नहीं आती, लेकिन मेरे सामने वाले को उड़िया आती है, हिंदी भी आता है, जिससे मैं बात कर रहा हूं उसको केवल उड़िया आता है, तो बेचारा वो मेरे और उसके बीच में क्या करेगा? ट्रांसलेट करने का काम करेगा। तो यहां से आपका डीएनए के प्रोसेस में हमने यूज किया कोड जिसको हमने ट्रांसक्रिप्शन बोला। ये ट्रांसक्रिप्शन इसके थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा आपके इसमें एमआरएनए के बाद आपके जो मैसेंजर आरएनए के थ्रू मदद हो रहा है ये बन जाएगा आपके प्रोटीन में। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस और यही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाने के लिए। ये सारे स्टेप क्या क्या हो गए भाई? बैक्टीरिया के दोस्त वाले स्टेप हो गए जो बैक्टीरिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, खास करके डायरेक्टली मदद कर रहे हैं। अब यहां पे जो देखोगे वो एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। यहाँ पे एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एंजाइम क्या होते हैं? जो किसी एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करने में कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना काम होगा नहीं। तो ये आपका जो अभी आप देख रहे हो उसका बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे जाकर के बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद एंजाइमेटिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। फार्माकोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। यही है बाइंडिंग का मेन प्रिंसिपल, लॉक एंड की प्रिंसिपल। तो जब ये एंजाइम अपने रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट पे पहुंचेगा, बाइंड होगा, तभी आपको एंजाइमेटिक एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई जिसको हम लोग समझ सकते हैं। अब एक एक करके आगे के स्टेप को देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या आपके बैक्टीरिया के लिए सही नहीं होंगी, यानी कि कौन कौन से एंटीबायोटिक किस किस जगह पे काम करता है। ऊपर जरा ध्यान दीजिए,
यहाँ पे पहला साइट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है सेल वॉल इनिबिटर, यानी कि कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनिबिट करके बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करेंगे। अब आपने क्या देखना शुरू कर दिया, अब आपने देखा कि इन जो बैक्टीरिया के फ्रेंड्स हैं उनको हम किस किस स्टेप पे किल कर दें, स्टॉप कर दें, इनिबिट कर दें, इनइफेक्टिव कर दें, ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ ही ना कर पाए या तो किल हो जाए, डिपेंड्स अपॉन द ड्रग्स नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेल वॉल क्या कर रहा था, उसको बचाने का काम कर रहा था। तो जो उसको बचाने का काम कर रहा था, अगर मैं उसी को इनिबिट कर दूं, सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को ही इनिबिट कर दूं, तो फिर बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे करेगा। तो सेल वॉल को इनिबिट करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन और बेसिट्रेसिन। ये ड्रग ऐसे हैं, आगे आपको और समझाऊंगा, जो सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। इससे क्या होगा, देखिए इससे ये होगा कि ये ड्रग जाएंगे और सेल वॉल पे काम करेंगे। साइट ऑफ एक्शन मतलब कहां पे काम कर रहा है, ये आपने देखा सेल वॉल था, सेल वॉल को जाकर के इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके डिस्ट्रॉय करने से ये जगह खाली हो गई। भाई छत में होल कर दिया, चलो मान लो छत में होल कर दिया, तो जितने भी पार्ट में होल है वहां से तो पानी हवा धूप आबे करेगा। दीवार तोड़ दी, खत्म कहानी। ये आपके स्टेप ने बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। इसका एक्शन देखो, क्या इससे बचने की संभावना है या इससे ग्रोथ कम होने की संभावना है, इससे बचेगा नहीं। इसलिए ये जो ड्रग्स हैं आपके बैक्टीरियासाइडल ड्रग हैं, बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। अगले साइट पे चलते हैं, तो अगला साइट ऑफ एक्शन हमारा आप देख सकते हो, अगला साइट ऑफ एक्शन है हमारा एक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देंगे। अभी आपने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे हो रही थी, यहां पे हो रही थी। अब उसके एक्शन को देखिएगा। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और लिनेजोइड्स, ये कैसे काम करेंगे ये देखिए। ये इस पॉइंट पे पहुंचेंगे और इसके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक है ट्रांसलेशन, इसको खत्म। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं हुआ। जब ट्रांसलेशन हो रहा था तब तो आपका प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा था, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे देखिए इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन एंड सिंथेसिस। अभी आपने देखा कि डीएनए कितना इंपॉर्टेंट है, कि आम का पौधा लगाया आगे जाके आम होगा। अगर उसमें मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कर करके देखे तो हैं आप, कई सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग चेंज करके उसमें कुछ नया ट्राई वैरायटी ऑफ मैंगो चेंज कर दिया, तो क्या होगा, उसका नेचर जो पहले था ओरिजिनल वो खत्म हो जाएगा। इसी को तो आप बोलते हो देसी और हाइब्रिड। तो समझ लो पहले देसी था, अब आप इसमें चेंजेस कर रहे हो। यहाँ पे इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन एंड सिंथेसिस, हमने उसके फंक्शन में चेंजेस कर दिया। तो जो फंक्शन था उसका ओरिजिनली वो चेंज खत्म। आपकी सिंथेसिस वो भी आपने चेंज कर दी, तो आपका बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एग्जांपल देखो रिफाम्पिन, ये रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन केवल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर ही यूज होता है, स्पेसिफाइड कर दूंगा आपको मैं। उसके बाद मेट्रोनिडाजोल, एसाइक्लोवीर और जीडोवुडिन, ये उसके मेन है। अब देखो ये कैसे काम करेगा, ये अपने पॉइंट पे जाएगा जहां पे उसे काम करना है। जेनेटिक मटेरियल का ये आप देख चुके थे, इस जेनेटिक मटेरियल को ये चेंज कर देगा, इसकी सिंथेसिस को चेंज कर देगा, जिससे हमारा काम खत्म हो जाएगा। अगले एक्शन की चलते हैं, साइट ऑफ एक्शन की बात करते हैं या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो अगला साइट हमारा है ड्रग्स विच कॉज लीकेज इन सेल मेम्ब्रेन। लीकेज इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या था, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। अब उसमें लीकेज होगा, पूरा बस्ट नहीं हो रहा, लीकेज होगा मतलब कुछ कुछ वाइटल चीजें जो है वो सेल के बाहर जाने लगेंगी। लीकेज का मतलब जानते हो क्या होता है, अगर आपके घर पक्के के हैं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। हमारा बचपन कई बार ऐसे नानी गांव में गए हैं तो छप्पर वाले घर से बीता है, वहां पे बरसात के दिनों में लीकेज होता था, ऊपर से टप टप पानी गिरता था। ऐसे पूरा खुला भी नहीं था कि इकट्ठा पानी आ जाए, बट धीरे धीरे टप 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 आता था। वो भी हमारे कंफर्ट को जरूर डिस्कंफर्ट में बदल देता था। तो सोचिए कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लीक होने लग गई तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। गैस के लीकेज होने से ब्लास्ट हो सकता है, वैसे ही कई इंपॉर्टेंट चीजों की लीक होने से नुकसान हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो जो बैक्टीरिया का फ्लूइड है, जो भी इंपॉर्टेंट फ्लूइड है वो लीक करेगा तो उसके लिए तो नुकसान होगा। यहाँ पे भी आप देखोगे ये लीकेज वाला जाएगा पॉइंट पे, यहाँ पे तब इसके जो बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट फ्लूइड थे वो लीक होना शुरू करेंगे। ये देखिए वापस से देखिए, ये अब फ्लूइड आना शुरू हो रहा है, तो ये लीकेज होना शुरू करेंगे और इससे बैक्टीरिया का जो भी वाइटलिटी है वो अल्टर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला फंक्शन होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरफेयर विद इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, और उसके लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अगर कोई एंजाइम है जो ए को बी में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा है और बी बैक्टीरिया के लिए बेनिफिट है, और ये किसके प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स नाम के एंजाइम के प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है,
तो अगर मैं एक्स को हटा दूं तो ए बी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो ही बी नहीं बन पाएगा जो बैक्टीरिया के लिए अच्छा था, तो बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव करेगा? तो यहाँ पे आपके ये जो ड्रग है बैक्टीरिया के लिए जरूरी एंजाइमेटिक एक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करिएगा, आपके लिए काफी काम आएगा। अब इसका साइट ऑफ एक्शन देख लिए, ये यहाँ पे आकर के आ रहा है और एंजाइम को उसके रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आपके इस वाले ड्रग ने काम किया। इसके बाद अगले अगर हम बात करें तो देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट तरीके से ये आपका मैकेनिज्म समझ में आ गया। अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अब मैं आपको इस स्टेप में ये समझाऊंगा कि कैसे इसकी एक्टिविटी को हमारे अलग अलग ड्रग काम करके समझा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहले मैंने कहा था आपको सेल वॉल इनहिबिटर का। ये देखिए, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है ना, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। अब जब ये है और इसके प्रेजेंस में कोई भी ऐसे एजेंट आ रहे थे जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकता था, तो ये सेल वॉल उसको इस तरीके से हटा करके उसको बचाने का काम कर रहा था। अब हमारे इन ड्रग ने जो कि सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं, क्या कर दिया, इस सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया। तो अब यहां पे आप देख सकते हो इस जगह पे कोई भी सेल वॉल नहीं है। अब सेल वॉल नहीं है तो कोई भी जो आपका एजेंट होगा जो आपके बैक्टीरिया के नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये एजेंट बड़ी आसानी से मूव करता करता सेल के अंदर आ जाएगा। अब सेल के अंदर आकर के डोंट नो कि वो नेचर कैसा रखता है, किसी न किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा जो बैक्टीरिया के लिए सही नहीं होगा। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक, मतलब हमारे लिए दोस्त। अब आप खुद सोचो कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं आपके दोस्त हैं कि दुश्मन है? आप बोलोगे दोस्त हैं, कोई हमारी जान बचाते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के क्या हो गए? दुश्मन। तो दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हुआ कि नहीं? हेंस प्रूव्ड। मैंने मैथमेटिकली इक्वेशन लगा दिया। तो ये आपके पहले इस तरह से काम करते हैं। दूसरा देखोगे तो ऐसे एजेंट जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, मैं ऊपर से नीचे आ जाता हूं, सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं। तो ये ऐसे एजेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ये प्रोटीन भैया बिल्डिंग ब्लॉकिंग मटेरियल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, एंड सो एज विद द बैक्टीरिया। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस बहुत आवश्यक है क्योंकि प्रोटीन क्या होता है? एक ऐसे सब्सटेंस है जो आपके सेल्स के रिपेयर के लिए, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स के बनने के लिए, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो प्रोटीन ही तो एंजाइम बनाएगा कहीं ना कहीं। तो उसके लिए रिसेप्टर्स के लिए भी, व्हाट आर द रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीनियस इन नेचर, आइदर अवेलेबल ऑन द टॉप ऑफ सरफेस और सरफेस ऑफ द सेल, या तो इनसाइड द सेल। तो वो है क्या नेचर वाइज? प्रोटीन है। ये प्रोटीन कहां कहां बनाने में काम कर रहा है? डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो ये यहां भी काम करेगा, यहां भी काम करेगा, सब जगह ये काम करेगा। तो अगर आप इनको इनहिबिट कर दोगे तो ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा और ये प्रोटीन नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसी से आप समझ सकते हो कि प्रोटीन की सिंथेसिस को भी आप यहां से इनहिबिट कर सकते हैं। तो इससे आपका काम बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर, वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन को जो अफेक्ट करेगा, लीकेज कॉज करेगा। यहां से जुड़ा हुआ है ड्रग विच कॉज लीकेज। तो यहाँ पे लीकेज हो गया, ये भी जितने कॉन्स्टिट्यूएंट थे, ये जितने कॉन्स्टिट्यूएंट थे, सब बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के सेल की इंटेग्रिटी को खत्म कर देंगे। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को देख रहे हो कि ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है। मेनली अगर आप बात करो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं, यहाँ पे एंजाइम है लेकिन दोनों सिमिलर है लॉक इन की थ्योरी को। अगर ये मेरा रिसेप्टर है, ठीक है, कोई भी रिसेप्टर है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये आपका कोई ना कोई ड्रग्स है। ये ड्रग जो है अकेला किसी काम का नहीं है, ये जो रिसेप्टर है वो अकेला किसी काम का नहीं है। तो क्या काम का है? जब ये ड्रग मूव करके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा तब ये बना लेगा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और तभी ये उसके काम आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनने का प्रोसेस है वो इसी से बन सकता है और वो आपके इस ड्रग ने ये वाला आपके ड्रग ने उसको बाइंड होने से रोक दिया। जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो देखिए जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट कर रहा है जिससे ये जो मल्टीप्लिकेशन होना था डीएनए का वो नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीजों को अफेक्ट करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एंटीबायोटिक्स क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक रहे हैं या अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एक्शन बैक्टीरिया को खत्म कर दे रहे हैं, फिनिश कर दे रहे हैं और इसी तरीके से आपकी बॉडी से ये इन्फेक्शन के कारण को हटाने का काम करते हैं। सिंपल सा रखने की कोशिश करा ताकि कॉमन आदमी भी अगर आप देख रहे होगे तो उसको आसानी से समझ जाओ। इन सब के डिटेल पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं तो चैनल को स्किप कर दीजिए, अगर आप शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को स्किप कर दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ ना तो फॉर्मेलिटी होती है ना शॉर्टकट में निपटाया जाता है।
जो चीजें जितने टाइम जितने नंबर ऑफ लेक्चर की डिमांड करती हैं हम उसको जस्टिफाई करते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए कोई जगह इस चैनल पे नहीं है। शॉर्टकट नॉट अलाउड। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।